माननीय सुशील पासे जी से एक नई ऊर्जा और जोश की उम्मीद करती है। माननीय सुशील पासे जी हमारे बीच में जनपद कौशाम्बी के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार विद्यार्थी जी और इस चायल विधानसभा के वरिष्ठ नेता किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई रजनीश पांडे जी, हमारे जिला सचिव भाई नर्मदा प्रसाद जी, हरिशंकर तिवारी जी और हमारे संचालनकर्ता जिला सचिव भाई राम प्रकाश पासी जी और हमारे बीच में ताजू मौर्य जी, लव मौर्य जी और जिला महासचिव भाई देव सोनकर जी और हमारे बीच में दुबे जी। मैं आप सभी लोगों का और विशेषकर जो मोतीलाल पासी जी जो यहाँ पर आप लोगों ने इनको पदाधिकारी के लिए बात की है। साथियों, आज मैं आपके बीच में रायबरेली से चल करके आपसे बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बात करने का मकसद ये है, हम इस देश में मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कारोबार करते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर भी हमको 2 जून की रोटी का ठिकाना नहीं हो पाता है। हम मेहनत करते हैं, हमारे तन पर कपड़ा नहीं होता, हमारे लिए रहने के लिए जगह नहीं होती, मुकदमेबाजी में फंसे रहते हैं और हमको लगता है कि ये जिंदगी नर्क से भी बदतर लगती है। यानी ये देश मेहनत करने वाले लोगों के लिए हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस देश में एक आधारशिला रखी गई और वो आधारशिला किसी और ने नहीं रखी थी बल्कि हमारे देश को बनाने वालों ने रखी थी। इस देश को बनाने में हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है और वो कुर्बानी दी कि ये देश एक दिन ऐसा देश बने जिसमें मानो एक समान, सबको रोजी रोटी का मकान, सबको सम्मान, सबको पहचान और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए इस देश में व्यवस्था बनाई गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आधारशिला रखी और इसके लिए एक संविधान बनाने के लिए किया। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का जिम्मेदारी दी कि आपको संविधान बना करके इस देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी हर समाज के लोग मिलकर के ये तय किए कि इस देश में सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और उसके लिए रास्ता बनाया गया। क्योंकि इस देश ये ऐसा देश था जहां अनाज नहीं होता था, खाने के लिए हमको अनाज की जरूरत होती थी। तो हमारे देश में इतना अनाज नहीं था कि सबका हम पेट भर सकें, तो उसके लिए रास्ता अपनाया गया। यानी ये देश बैलगाड़ी पर था। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो चलती हैं, ये बड़े बड़े आपको जो हाईवे दिखते हैं, ये व्यवस्था नहीं थी। ये हमारे बाप दादा जानते हैं, हमारे पुरखे जानते हैं। हमारे आपके पास तो जमीन भी नहीं थी, हमारे बाप दादाओं के पास जमीन नहीं थी। हम दूसरे के खेतों में काम करते थे, हम दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे, हमारे पास रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में 1952 में सबसे पहला कानून बनाया कि जमींदारी विनाश अधिनियम, जो राजा महाराजाओं के पास जमीनी थी, उस जमीनों से 2-2 बीघे 3-3 बीघे का पट्टा इस देश के गरीब कमजोर समाज के पास, जिसके पास जमीनें नहीं होती थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा पट्टा देने का काम किया
ताकि जिसके पास खेत नहीं है, जब खेत हो जाएगा तो उसको अनाज पैदा होगा तो वो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटी बेटा के लिए अनाज की व्यवस्था करे। यानी इस देश में हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे नेताओं का सपना था कि इस देश में कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, सबके हाथ में काम हो, सबको रोजी रोटी मिले, सबको पढ़ने की व्यवस्था हो, सबके अस्पताल की व्यवस्था हो। हमारे पास डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, जो हकीम हुआ थे, जो वैद्य होते थे, उन्हीं से दवाइयां होती थी। लेकिन इस देश की जब आधारशिला रखी गई तो बड़े बड़े अस्पताल बनाने शुरू किए, डॉक्टर बने और उसके लिए पढ़ने का इंतजाम किया गया। विद्यालय नहीं हुआ करते थे। हमारे बाप दादा, आप पता लगा के देख लो, राम भरोसे राम दिन गिर रहू कैसे चैतू मगरू, ये पढ़ते नहीं थे, इनके पास पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन इस देश में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, विश्वविद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था की गई, इंटर कॉलेज की व्यवस्था की गई। तो हमारी जो दूसरी पीढ़ी थी वो थोड़ा बहुत पढ़ने लगी, कोई कक्षा 5 पास किया, कोई हाई स्कूल पास किया, कोई इंटर पास किया, तो हमारे आपके बेटी बेटा कोई दरोगा बन गया, कोई सिपाही बन गया, कोई लेखपाल बन गया, कोई मुंशी बन गया, कोई आईटीआई में फैक्ट्री लगाई तो आईटीआई में जाकर के ऑपरेटर बन गया। तो हमारे रोजी रोटी का इंतजाम होने लगा। यानी जो देश पैदल चल रहा था, हमारे आपके पास रोजी और रोटी का ठिकाना शुरू हो गया। मेरे मित्रों, इस देश में कोई फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन आप बगल में चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ तो आपको सरकारी फैक्ट्री मिलेगी। आप कानपुर चले जाओ, आपको सरकारी फैक्ट्री मिलेगी। यानी सरकारें हमारे लिए रोटी की भी व्यवस्था करते थे, अनाज की भी व्यवस्था करते थे और हमारे लिए नौकरी का भी इंतजाम करते थे। जब सरकारी फैक्ट्री लगेगी तो उसमें सरकारी कर्मचारी रखा जाएगा, और सरकारी कर्मचारी कौन होगा? हमारे आपका बेटी बेटा होगा, जो पढ़ लिख करके जाएगा वो नौकरी करेगा। तो नौकरी करेगा तो किसी के सामने फिर उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था शुरू हुई कि अगर किसान को खाद की जरूरत है तो सरकार खाद की व्यवस्था करती थी। अगर हमारे किसान को बीज की जरूरत है तो बीज की व्यवस्था करती थी। हमारे किसान को अगर दवा की जरूरत है तो दवा का इंतजाम करती थी, और अगर उसके खेत में पानी की जरूरत है तो नहरों का जाल बिछाते थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, चाहे आपके रायबरेली में चले जाओ, चाहे आप बाराबंकी चले जाओ, और आपके इलाहाबाद में भी मैंने देखा, और आपके ये जो कौशाम्बी जिला है यहाँ भी मैंने देखा कि नहर का जाल शुरू हुआ था। मेरे कहने का मतलब है, आज अगर जाल नहरों का जल बना हुआ है तो नहरों का जाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बनाया था, ताकि किसान के मजदूर के खेतों में पानी पहुंच सके, उसको अनाज पैदा हो सके। लेकिन 30 और 32 साल तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं, तो इन सरकारों ने जो काम चल रहा था, सरकारी ट्यूबवेल का काम चल रहा था, बिजली उत्पादन का काम चल रहा था, बिजली देने का काम चल रहा था, गांव-गांव इंतजाम किया जा रहा था, इन 32 सालों में क्या किया? ये सारी चीजें बंद हो गई। तो अब क्या काम शुरू हो गया? काम क्या शुरू हुआ? सरकार तो आज भी बनती है, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई विधायक नहीं होगा, पहले भी विधायक बनते थे, काम नहीं बंद हुआ है, सरकार भी बन रही है, वोट भी हम दे रहे हैं, हम बराबर वोट दे रहे हैं। बिना वोट के तो सरकार नहीं बनती। वोट तब भी देते थे, वोट आज भी देते हैं, विधायक आज भी बनता है, विधायक पहले भी बनता था। तो फिर अंतर क्या आया? अंतर ये आ गया कि आपने 30-32 सालों में देखा होगा कि अब जो सरकार बनती है, अब जो नेता बनेगा उससे मालामाल अगर कोई होगा तो वो पार्टी मालामाल हो जाती है। जिसकी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि सबकी सरकार बनी, कोई नहीं कह सकता कि सरकार नहीं बनी। कांग्रेस की 32 साल पहले सरकार थी, लेकिन इन 32 सालों में और पार्टियों की भी सरकार बनी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी,
समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इन पार्टियों में क्या खूबी है? इनकी खूबी यह है कि जो नेता पैदल होते हैं, जब सरकार बन जाती है तो उनकी पार्टी मजबूत हो जाती है, उनके नेता मजबूत हो जाते हैं, उनके कार्यकर्ता मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जो इस देश में किसान है, जो मजदूर है, जो व्यापारी है, वो लगातार बदहाल होता जा रहा है। यानी जो वोट देने वाला है वो लगातार बदहाल हो रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है, और जो नोट नहीं दे रहा है, वोट नहीं दे रहा है, वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। 32 सालों में सिर्फ नेता मजबूत हुए हैं, पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन इस देश के रहने वाले जो किसान मजदूर लोग हैं, जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, वो लगातार कमजोर हुए। और इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहने आया, ये संकट क्यों खड़ा हुआ, इसको भी मैं आपसे बात करने आया हूं। हमारे देश में ये व्यवस्था थी कि हमारी महिलाओं के लिए पेंशन की योजना थी, वृद्धा पेंशन जिसको कहते हैं,